विधर्मी जब हिंदुओं पर लगातार एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं तो ऐसे में हिंदुओं के पास चारा क्या रह जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो जिस तरीके से सड़कों पर हिंदुओं की घसीट घसीट कर हत्या करी जा रही है, कश्मीर वाले पैटर्न को डिवाइड करके रैंडम तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। मतलब एक मास जेनोसाइड ना करके कभी एक खबर यहाँ तो दूसरी खबर वहाँ, तीसरी खबर यहाँ तो चौथी खबर वहाँ। नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने पिछले 2-3 दिनों में विशेषकर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखी होगी जिसमें राजस्थान में करौली इलाके में हिंदू नववर्ष मनाने वाले हिंदू युवकों के ऊपर जब वो अपना एक जुलूस निकाल रहे थे, एक रैली निकाल रहे थे भगवा झंडों के साथ, तो वहाँ पर उस इलाके के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी छतों से पत्थर फेंके, धारदार कुछ वस्तुएं ऐसी फेंकी जिनसे उन पर हिंदू युवकों पर खतरनाक हमला किया गया। और सुनने में ये भी आया कि हिंदू युवकों की बाइक भी जला दी गई और उनके साथ मारपीट करी गई। अभी एक और मामला बेंगलोर से आया है कि बेंगलोर में शाहिद पाशा नाम के एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चंद्रू नाम के एक कन्नड़ी का क्रिश्चियन लड़के को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि चंद्रू उर्दू में बात ना करके कन्नड़ में बात कर रहा था। जैसा कि प्रारंभिक रिपोर्ट्स ने बताया है, देश में लगातार इस तरीके के मामले हो रहे हैं। कभी कहीं पर किसी को मारा जा रहा है, कहीं किसी हर्षा की हत्या हो रही है, तो कहीं किसी चंदन गुप्ता की कासगंज में। लगातार चाहे भाजपा शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो या किसी और पार्टी के द्वारा शासित राज्य हो, परंतु हिंदू की नियति तो वही है कि उसको सड़क पर घसीट घसीट कर मारा जा रहा है। अब ऐसे में पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, ऐसा अश्विनी उपाध्याय जी कहते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनका कहना है कि पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए, पुलिस एक्ट 1865 जो है उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए, ये करो वो करो। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो एक संख्या बल है जिसमें घटता जा रहा है हिंदू, उसके कारण अब एक विधर्मी जब हिंदुओं पर लगातार एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं तो ऐसे में हिंदुओं के पास चारा क्या रह जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो जिस तरीके से सड़कों पर हिंदुओं की घसीट घसीट कर हत्या करी जा रही है, कश्मीर वाले पैटर्न को डिवाइड करके रैंडम तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। मतलब एक मास जेनोसाइड ना करके कभी एक खबर यहाँ तो दूसरी खबर वहाँ, तीसरी खबर यहाँ तो चौथी खबर वहाँ। इस पर लगाम लगाना अत्यंत आवश्यक है। और 7 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्रीय सत्ता में है, पर हिंदुओं पर हमले कितने रुके हैं और कितने नहीं रुके हैं, ये सारी बातें आपके सामने हैं। आप भी सोशल मीडिया और तमाम न्यूज़ पोर्टल्स वगैरह को फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को भी देखते हैं। हम भी इस बारे में अक्सर रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे 2-3 अलग अलग विषयों के बारे में। और शिवसेना के जो संजय राउत हैं उन पर जो ईडी की जो रेड पड़ी है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी उसमें मेरे पास सूचनाएं हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की चर्चा को। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे संजय राउत पर ईडी के द्वारा लिए गए एक्शन के बारे में। आपको बता दें कि मुंबई के गोरेगांव के पात्रा चौल घोटाले में कार्रवाई करते हुए 5 अप्रैल 2022 को शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी और उनके करीबी प्रवीण रावत से जुड़ी 11 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा जब्त कर ली गई है। पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत के दोस्त प्रवीण रावत की संलिप्तता है। वह गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर हैं। इसी कंपनी के पास गोरेगांव के पात्रा चौल का पुनर्विकास करवाने का जिम्मा था, जिसने अपना काम करने की जगह घोटाले को अंजाम दिया और फिर पैसों का हेरफेर शुरू हुआ। संजय राउत की पत्नी भी इन्हीं हेरफेर के पैसों से खरीदी गई संपत्ति के कारण ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की रडार पर हैं। आखिर क्या है ये पात्रा चौल भूमि घोटाला, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MHADA की 47 एकड़ जमीन पर 672 किराएदार रहते थे। इन्हीं 672 किराएदारों के पुनर्वास के लिए पात्रा चौल परियोजना के तहत चौल के विकास का काम प्रवीण रावत की कंपनी को सौंपा गया। ध्यान से समझिए, कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया कि 47 एकड़ पर जो बिल्डिंग बनेगी उसके 672 फ्लैट चौल के किराएदारों को देने होंगे और 3000 फ्लैट MHDA को हैंडओवर करने होंगे। बाद में जो जमीन बचेगी उसे बेचने और विकसित करने के लिए भी अनुमति जरूरी होगी। अब चौल विकास के कॉन्ट्रैक्ट में सब चीज़ें तय थी। बस गड़बड़ वहीं शुरू हुई जब कंपनी ने ना तो इस जगह का कोई विकास किया और ना ही किराएदारों को मकान दिए और ना ही MHADA को फ्लैट हैंडओवर किए। अब यहाँ पर पूरे 1000 करोड़ रुपए का हेरफेर है जिसमें संजय राउत की फैमिली लिप्त पाई गई है ईडी के अनुसार। अब मुंबई पुलिस में दायर FIR के आधार पर चालू हुए इस केस पर ईडी ने बताया कि PMLA के तहत की गई जांच से पता चला कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक होने के नाते प्रवीण रावत ने पुनर्विकास परियोजना में सक्रिय भूमिका निभाई और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के राकेश कुमार बधावन और सारंग बधावन के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए की भूमि हेरफेर में कामयाब रहे।
इस दौरान 672 किराएदारों और खरीदारों के हितों को नुकसान पहुंचाया गया। ईडी ने बयान दिया कि विभिन्न बिल्डरों से 1034 करोड़ पाने के अलावा आरोपित ने बैंक से भी तमाम लोन्स लिए। अब संजय राउत की बीवी वर्षा राउत का भी इस भूमि घोटाले में कनेक्शन है, वो भी हम आपको बताते हैं। ईडी अधिकारियों ने आगे ये आरोप लगाया कि 2010 में प्रवीण राउत ने इक्विटी सेल और भूमि सौदों की आड़ में अपने बैंक खाते में 95 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। हालांकि कंपनी इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकी और उनकी कोई कमाई भी नहीं हुई। प्रवीण पर एजेंसी ने आरोप लगाया कि HDIL कंपनी से प्रवीण राउत के खाते में 100 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र किए गए। उसके बाद उसने ये पैसा अपने करीबियों व परिजनों के अकाउंट में डाल दिया। 2010 में अपराध से जुड़ा पैसा वर्षा राउत के पास आया और ये रकम 83 लाख रुपये की थी, जिसने प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी प्रवीण राउत के जरिए भेजा गया। इसी पैसे का इस्तेमाल संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने दादर में फ्लैट खरीदने के लिए किया। जब जांच हुई तो पता चला कि वर्षा राउत के पास से माधुरी के पास से 55 लाख रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे। इनके अलावा और भी कई ट्रांजैक्शंस थीं। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का कहना है कि खिम्बीच के पास जो 8 प्लॉट्स हैं वो भी वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर के नाम पर खरीदे गए हैं। स्वप्ना उस सजीत पाटकर की बीवी हैं जो संजय राउत के करीबी हैं। बता दें कि इस भूमि घोटाले में एजेंसी लंबे समय से अपनी जांच कर रही है। 2 फरवरी 2022 को इस बाबत प्रवीण रावत को अरेस्ट किया गया था और कल जो कार्रवाई हुई उसमें 11 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया। इसमें प्रवीण रावत के पालघर, सफल और पड़गा में ज़मीन और मुंबई के दादर व अलीबाग के किहिम बीच में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के तमाम प्लॉट्स जो हैं वो जब्त किए गए। किहिम बीच वाली संपत्ति में वर्षा राउत के साथ स्वप्ना पाटकर भी मालकिन थीं। अब राउत से संबंधित संपत्तियों पर कार्रवाई के बाद उन्होंने कल अपना गुस्सा दिखाया था। उन्होंने कहा कि मैं वो नहीं हूँ जो डर जाऊँ, मेरी संपत्ति जब्त कर लो, मुझे गोली मार दो, मुझे जेल भेज दो। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, ऐसा उनका कहना है। एक शिव सैनिक हैं, वो कहते हैं कि मैं एक शिव सैनिक हूँ, मैं लड़ूंगा और सबका पर्दाफाश करूँगा। मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, उन्हें फुदकने दो, नाच लेने दो जितना नाचना है। बड़ी बड़ी बातें तो साहब आप कर रहे हैं, लेकिन सच सामने आता जा रहा है। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि बेंगलोर में सोमवार को 22 वर्षीय युवक की उर्दू नहीं बोलने पर 3 युवकों ने बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। अब घटना बेंगलुरु के JJ नगर थाना क्षेत्र की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक की पहचान जय मरुथी नगर निवासी चंद्रू के रूप में हुई, जो कि ईसाई कम्युनिटी यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता था। वो सोमवार को अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में शामिल हुआ था। दोपहर करीब 2:30 बजे वो खाना खाने के लिए निकला था, लेकिन जैसे ही वो हलेगुड्डा हल्ली के पास से गुजरा, उसकी बाइक दूसरी बाइक से हल्का से टकरा गई, जिसके बाद बाइक सवार शाहिद पाशा ने चंद्रू के साथ बहस करना शुरू कर दिया। विवाद बढ़ता ही चला गया और फिर आरोपित शाहिद ने चंद्रू पर चाकू से हमला कर दिया। कस्तूरी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार शाहिद पाशा के कुछ और साथियों ने भी इसमें उसका साथ दिया और दरअसल बहस के दौरान चंद्रू ने उर्दू में बात ना करके कन्नड़ में बात करी थी, जिससे आक्रोशित भीड़ और भी ज़्यादा उसकी पिटाई करने लगी और फिर चाकू से हमला कर दिया। अब गंभीर रूप से घायल चंद्रू को अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब ये दुखद घटना से एक बात सीधे सीधे सामने आती है कि कहीं ना कहीं इस देश के अंदर अराजक तत्वों को, गैर सामाजिक तत्वों को, और जो कहीं ना कहीं एक आतंक का जो पर्याय बन चुके हैं कुछ लोग, जिनको उनके मास्टरमाइंड्स हैं या कहें उनके जो चाहे रिलीजियस स्कॉलर्स की बात करें, तमाम लोग उनके समाज के जो मेंटोर्स हैं वो उनको यही सिखा रहे हैं कि आप सड़कों पर जाएं, हंगामा करें, मारपीट करें, लोगों पर पत्थर फेंकें, धार्मिक रैली निकालने वाले लोगों के ऊपर तेज़ाब फेंकें, चाहे कानपुर की घटना हो या कहीं की भी। तमाम जगह कहीं पर कांवड़ियों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं या तेज़ाब फेंका जा रहा है, या कभी कोई घटना सामने आती, कहीं किसी हिंदू की सरेआम लिंचिंग हो जाती है। लेकिन एक अखलाक या एक तबरेज को लेकर पूरी दुनिया में हल्ला मच जाता है। पर हिंदुओं की जो आए दिन जो मॉब लिंचिंग हो रही है, और हिंदुओं की ही नहीं, इस देश में आपको विश्वास नहीं होगा, कई जगह पर क्रिश्चियंस की भी मॉब लिंचिंग हो रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। तो ये जो घटनाएं हैं, इन बातों से एक बात पता चलती है कि यदि कोई विशेष समाज अगर क्राइम को ही अपना एक टूल मान ले कि हम क्राइम करके समाज में अपना दबदबा स्थापित कर सकते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं समाज का जो पूरा ढांचा है वही ढहकर गिर जाता है। इस पर भारत सरकार को जल्दी से जल्दी एक्शन लेना होगा और देश के अंदर ऐसी कानून व्यवस्था का निर्माण करना होगा कि आने वाले समय में हम सही मायने में कह सकें कि देश में सच्चे स्वरूप में राम राज्य स्थापित हो गया है। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।